बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखो बच्चों, पिछले लेसन में हमने बात की थी कूलम्ब्स लॉ की और मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे कूलम्ब्स लॉ पे। तो देखो बच्चों, उसी लेसन को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स और हम करते हैं कूलम्ब्स लॉ पे, है ना। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ऐसे हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या हो गए, दो चार्जेस हो गए Q1 और Q2। ये जो प्लस Q1 है हमारा, ये कैसा है, फिक्स्ड है, ये हमारा फिक्स्ड है। और मान लो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, R1 है। और ये वाला जो चार्ज है आपका, ये क्या है, फ्री टू मूव, ये आपका है फ्री टू मूव, है ना। अभी हमने सिस्टम को होल्ड करके रख रखा है, पकड़ के रख रखा है इस सिस्टम को, जिस कारण से ये Q2 जो है वो Q1 से कितनी दूरी पर है, R1 दूरी पर है। अब सवाल बच्चों हमें क्या कह रहा है कि इस सिस्टम को हम रेस्ट से क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इस सिस्टम को हम रेस्ट से रिलीज कर देते हैं। और सवाल हमसे ये पूछा कि सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करने पर जब Q2 की Q1 से दूरी R2 हो जाएगी, जब Q2 की Q1 से दूरी R2 हो जाएगी, तब इसकी स्पीड क्या होगी। इसका मास हमें दे रखा है m। आप एक बात समझो, पहले तो ये दूर क्यों जाएगा ये सोचो। Q1 जो है वो Q2 पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा, तो Q1 Q2 पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा, उस फोर्स के कारण Q2 जो है वो दूर भागेगा। और जैसे जैसे ये दूर जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हमसे सवाल ये पूछा कि जब इनके बीच की दूरी R2 हो जाएगी तब इसकी स्पीड क्या होगी, ये सवाल हमसे पूछा। सोचते हैं कैसे करें। अच्छा, पहले आप बात ये सोचो, जैसे जैसे Q2 जो है वो Q1 से दूर जाएगा वैसे वैसे इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो चेंज होता जाएगा। चेंज क्यों होगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। इनके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला रिपल्शन फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है बच्चों, वेरिएबल फोर्स है। और ये जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है F की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अच्छा, F कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, लेकिन स्पीड पार्टिकल की क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है तो सेम डायरेक्शन में ही ना। भले से एक्सेलरेशन कम हो रहा है लेकिन वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, इसलिए पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। अच्छे से क्लैरिटी से सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। क्या पूछा है हमसे, कैसे हमें एनालाइज करना है पूरा सवाल, है ना, क्योंकि थ्योरेटिकली भी आपसे चीजें पूछी जा सकती है। तो आप जवाब तभी दे पाओगे उसका जब ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्वेश्चन आपका क्या होगा, क्लियर होगा। अब समझो, तो मैंने मान लिया कि दूर जाते जाते किसी टाइम पे Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या हो गई, x हो गई। दूरी कितनी हो गई, x हो गई। अच्छा, इस समय पर Q2 पे लगने वाला जो फोर्स होगा, Q2 पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसे लिखा जाएगा, K Q1 Q2 बाय x। देखो, फोर्स के एक्सप्रेशन देख के आपको पता लग जाएगा कि ये फोर्स कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, x के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अच्छा, अब मेरे को क्या पता करनी है, जब दूरी Q1 और Q2 के बीच की R2 हो जाएगी तब इसकी स्पीड क्या होगी वो पता करना है। अब सोचो, मुझे फोर्स और x के बीच में रिलेशन पता है, तो सोचो मैं एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ Q2 क्या लिखा जाएगा, बोलो, K Q1 Q2 अपॉन m इंटू x स्क्वायर। सिंपल, सबको समझ में आया। एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, मास से। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। देखो 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 आगे क्या करें। अच्छा, मेरे को a और x के बीच में रिलेशन पता है, a और x के बीच में मेरे को रिलेशन पता है, तो देखो मैं एक्सेलरेशन को कैसे लिख देता हूं, देखो v dv बाय dx। एक्सेलरेशन को मैंने क्या लिख दिया, v dv बाय dx बराबर क्या हो गया, देखो k q1 q2 अपॉन m इंटू x स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से v dv की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k q1 q2
अपॉन एम एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये आएगा। अच्छा, अब बात समझो, अब क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं। इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट। एक बात समझो, जब x की वैल्यू r1 है, जब x की वैल्यू कितनी है, r1 है, तब q2 की स्पीड कितनी है, 0 है। और जब x की वैल्यू r2 हो गई, तब q2 की स्पीड कितनी हो गई, v हो गई, है ना। ऐसे लिमिट लगा दी हमने। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व करोगे तो ये आएगा v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और यहां देखिए k q1 q2 अपॉन m, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय एक्स, लिमिट होगी r1 से r2। अब लिमिट अप्लाई कर दो तो v स्क्वायर बाई 2 बराबर k q1 q2 बाय m 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1, है ना। और माइनस और है तो v स्क्वायर की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, देखो 2k q1 q2 बाय m 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 का स्क्वायर रूट। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, v की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम q2 चार्ज की स्पीड बच्चों क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बेसिकली लॉजिक समझो, ये है क्या क्वेश्चन बेसिकली काइनेमेटिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक का मिक्सचर है। देखो काइनेमेटिक्स में भी तो हम ऐसे ही करते थे कि अगर हमें एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में रिलेशन पता है और आपसे स्पीड पूछ ली, तो अगर आपको ax रिलेशन पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, v और x के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। तो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ प्लस काइनेमेटिक्स दोनों के मिक्सचर का सवाल है ये, है ना। अच्छा, एक बार बच्चों हम जब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो यहां पर जब आप इतना इंटीग्रेट कर रहे हो फिर आपका आंसर आ रहा है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये सवाल आप एक लाइन के अंदर कर दोगे बाय एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तब यही वाला सवाल मैं आपको एक लाइन में भी करके बताऊंगा, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए किस तरह से आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है ना। चलिए और बात करते हैं। देखो चलिए, जैसे मान लो, अब एक और सवाल करते हैं हम। जैसे आपको इस तरह का एक सिस्टम दे रखा है, एक चार्ज आपको दे रखा है q1, इससे r दूरी पर एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है जिस पर कितना चार्ज है, q2, जिस पर कितना चार्ज है, q2। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। और m के बीच में और नीचे वाली सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू। m मास के ब्लॉक के बीच में और नीचे वाली सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, म्यू है। चलिए अब आपसे सवाल पूछा, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q2, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q2 सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। Q2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हम ऐसे बोल सकते हैं फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q2 सो दैट ब्लॉक जस्ट मूव। Q2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि ब्लॉक जस्ट मूव कर जाए, ब्लॉक जस्ट मूव कर जाए या जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग कर जाए, कुछ भी आप बोल सकते हो, है ना। अच्छा समझते हैं पहले सवाल को। अच्छा पहले तो आप ये सोचो कि ये ब्लॉक मूव क्यों करेगा, ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको मूव करवाएगा। देखो ये Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स होगा और Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला यही रिपल्शन फोर्स इस m मास के ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाएगा, m मास के ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाएगा। अच्छा इस फोर्स के कारण इस m ब्लॉक की टेंडेंसी इधर स्लाइड करने की होगी, m ब्लॉक की टेंडेंसी इधर स्लाइड करने की होगी। अच्छा इसके मोशन का अपोज कौन करेगा, इसके मोशन का अपोज करेगा फ्रिक्शन, इसके मोशन का अपोज करेगा फ्रिक्शन, है ना। अब इसने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q2 सो दैट ब्लॉक जस्ट मूव, ब्लॉक जस्ट मूव। तो ब्लॉक जस्ट मूव कब करेगा, इधर देखो हम क्या बोल सकते हैं, देखो फॉर ब्लॉक नॉट टू मूव, ब्लॉक मूव कब नहीं करेगा, ब्लॉक मूव कब नहीं करेगा, जब लगने वाले फोर्स की वैल्यू, देखो इसको चला कौन रहा है, कैपिटल F चला रहा है,
तो ब्लॉक मूव कब नहीं करेगा? जब आगे चलाने वाले फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम या इसके क्या है, बराबर है। आगे चलाने वाले फोर्स की वैल्यू अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम या इसके बराबर है, तब तक हम कह सकते हैं कि ये रेस्ट पे रहेगा, है ना। अच्छा, F की वैल्यू क्या होगी? K Q1 Q2 by R square, K Q1 Q2 by R square लेस इक्वल। अच्छा बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू mg होगा। सबको समझ में आता है ये, है ना। नीचे mg होगा, ऊपर नॉर्मल होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन, एन इज mg। अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं, ब्लॉक कब नहीं मूव करेगा? जब कैपिटल F की वैल्यू लेस इक्वल लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। तो ब्लॉक कब नहीं मूव करेगा? जब Q2 जो है हमारा वो लेस इक्वल म्यू mg r स्क्वायर अपॉन k Q1 होगा। मतलब Q2 की वैल्यू अगर इससे या इससे कम है, Q2 की वैल्यू अगर इससे या इससे कम है, तो ये हमारा ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो Q2 की मैक्सिमम वैल्यू, Q2 की मैक्सिमम वैल्यू कि ये वाला ब्लॉक मूव नहीं करे, वो किसके बराबर होगी? म्यू mg r स्क्वायर अपॉन k Q1। ये Q2 की क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। Q2 का अधिकतम मान होगा, जिससे कि ये वाला ब्लॉक जो है वो नीचे वाली सरफेस पे स्लाइड नहीं करेगा, है ना। या आप ये भी कह सकते हो कि ये Q2 की मिनिमम वैल्यू है कि ये वाला ब्लॉक जो है वो स्लाइड कर जाए। समझो बात को, सवाल आपसे कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। आपको ये भी बोल सकता है कि Q2 की मैक्सिमम वैल्यू पता करो जिसके लिए ब्लॉक मूव नहीं करे, तो वो ये वैल्यू हो गई। या इसी सवाल को एक तरीका और भी है पूछने का, वो क्या है, आपसे बोल देगा Q2 की मिनिमम वैल्यू पता करो कि ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड करना चालू कर दे। उस केस में भी हमारा आंसर यही होता। बात आई आपको अच्छे से समझ में, है ना। क्लैरिटी आनी चाहिए एकदम कॉन्सेप्ट में हमें। चलिए ठीक है ना। अच्छा, और आगे बात करते हैं। देखो चलो, देखो एक सवाल और बोलता हूं मैं आपसे। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं एक रॉड है आपके पास में, और रॉड पर जो चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर, है ना। रॉड पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है वो इसकी लेंथ के अलोंग हो रखा है। कैसे हो रखा है? इसकी लेंथ के अलोंग हो रखा है। तो अगर रॉड पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसकी लेंथ के अलोंग हो रखा है, तो रॉड के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, और उसे बच्चों किससे डिनोट किया जाता है? लैम्डा से डिनोट किया जाता है। और मान लो जो आपकी रॉड है इसकी लेंथ कितनी है? L है। इस रॉड की लेंथ कितनी है? L है, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, जैसे 11वीं में हम सेंटर ऑफ मास में पढ़ते थे मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी, वैसे अपनी ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। चलिए, अब आपसे क्या बोला है? इस रॉड के एक कोने से a दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, है ना। रॉड के एक कोने से a दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। आपसे बोला फाइंड फोर्स exerted by rod on charge Q। रॉड ने चार्ज Q पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया, ये आप बताओ। अब देखो बच्चों, बच्चे क्या गलती करते हैं इस सवाल में, पहले हम वो सीखते हैं। सही सॉल्यूशन क्या होगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। पहले हम गलती सीखते हैं कि नॉर्मली बच्चे क्या गलती करते हैं। बच्चे ऐसे करते हैं, देखो वो ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि रॉड की पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है? लैम्डा चार्ज है। इसका मतलब इस रॉड पे टोटल चार्ज कितना हो गया? लैम्डा इंटू एल हो गया। और वो मान लेते हैं पूरा का पूरा चार्ज जो है वो रॉड के सेंटर पर है, और इस चार्ज की इस वाले चार्ज से जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? a प्लस एल बाई टू, एल बाई टू ये। और फिर वो फॉर्मूला लगा देते हैं कि फोर्स क्या होगा? के क्यू Q1 अपॉन a प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर। इट इज अ रॉन्ग मेथड टू डू दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को करने के लिए ये एक गलत तरीका है। आप एक बात समझो, यहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेंथ के अलोंग हो रखा है, और आपने पूरा का पूरा चार्ज रॉड के सेंटर पे मान लिया।
आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई चीज नहीं होती। सेंटर ऑफ मास होता है, पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पे आप कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा चार्ज एक पॉइंट पे आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं मान सकते। सेंटर ऑफ मास नामक कोई चीज नहीं होती। तो ये मेथड इस सवाल को करने का क्या है, गलत है ना। जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लेंथ के अलोंग होगा तो आप इस तरीके से सवाल को नहीं कर सकते। अच्छा, अब सही तरीका क्या है इस सवाल को करने का, समझो बात को। देखो सही तरीका क्या है इस सवाल को करने का। हम क्या करते हैं, देखो ये अपनी रॉड है और ये अपना चार्ज क्यू। अपन क्या करते हैं, चार्ज से x दूरी पर अपन ने रॉड का एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया dx। रॉड का एक एलिमेंट अपन ने कंसीडर कर लिया dx। चलिए अब देखो, आप ऐसे समझो, इस dx लेंथ का ये जो चार्ज है, इस पर कितना चार्ज होगा, देखो इस पर चार्ज होगा dq, और dq की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, dq की वैल्यू हम लिख सकते हैं लैम्डा dx। इसकी वेट कितनी है, dx है, तो इस dq पे चार्ज हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा dx। अब ये dq और ये q, इनके बीच की दूरी कितनी है, x। इनके बीच की दूरी कितनी है, x। अब यहां आप कूलम्स लॉ लगा सकते हो, q और dq के बीच में आप कूलम्स लॉ लगा सकते हो, है ना। क्योंकि एक चीज आपको बच्चों क्या ध्यान रखनी है, कूलम्स लॉ जो है वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। आप ध्यान करो, जब हमने फॉर्मूला लिखा था कूलम्स लॉ का k q1 q2 by r², तो वहां पे q1 और q2 क्या होते थे, पॉइंट चार्जेस होते थे। पॉइंट चार्जेस मतलब जिनके कोई डायमेंशंस नहीं है, वैसे पॉइंट चार्जेस हैं ये। और ये जो है वो आपकी कैसी बॉडी है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडी है। तो यहां पर आप कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते रॉड के बीच में और क्यू के बीच में। कैसे लगा सकते हो आप कूलम्स लॉ, इसका एक छोटा सा एलिमेंट लो, उसे आप एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हो। तो इसे हमने एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर किया, इस पर चार्ज कितना होगा, लैम्डा dx होगा। अच्छा, अब यहां पे मैं कूलम्स लॉ लगाता हूं, देखो 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 देखो, df क्या लिखूंगा, k dq q अपॉन x², k dq q अपॉन x²। अच्छा, बहुत मजा आया। देखो 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 देखो, k dq की वैल्यू लैम्डा q dx अपॉन x², ये df हो गया। अच्छा, अब एक बात समझो बच्चों आप, अब हमें इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। एक बात आप समझो, जब आप डिफरेंट एलिमेंट्स कंसीडर करोगे रॉड के, जैसे अभी मैंने ये एलिमेंट कंसीडर किया, ये एलिमेंट इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा। सोचो जब मैं एलिमेंट चेंज करूंगा तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो अगर इस फोर्स की डायरेक्शन सेम रहेगी तो इस एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दूं, देखो x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ, a। x की मिनिमम वैल्यू होगी a, और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a प्लस l। ये वाली दूरी a प्लस l, है ना। अब देखो सॉल्व करते हैं इस सवाल को हम। देखो f की वैल्यू कैसे आती है, देखो f बराबर k लैम्डा q, ये तो बाहर आ गया, 1 अपॉन x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -1/x। और लिमिट कहां से कहां तक लगा दोगे, a से a प्लस l। अप्लाई करो लिमिट, k लैम्डा q, ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस l। ये आपके पास किसका एक्सप्रेशन हो गया, फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कूलम्स लॉ जो है वो केवल किसके लिए अप्लाई किया जा सकता है, पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगर इस तरह की कोई बॉडी आ गई जिसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसकी लेंथ के अलोंग हो रखा है या एरिया के अलोंग हो रखा है, तो वहां पे हम एक एलिमेंट कंसिडर करके फिर कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए हमें इसका। चलिए और कुछ सवाल हम करते हैं, और क्लैरिटी आपको आएगी कूलम्स लॉ पे। और अगर आपने बेसिक लेक्चर नहीं देखा है कूलम्स लॉ का, तो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है कूलम्स लॉ पे वो जरूर देखिए, ताकि आपको जो बेसिक्स हैं कूलम्स लॉ के वो पता हो, इनकी प्रॉपर्टीज जो है कूलम्स लॉ की वो आपको अच्छे से पता हो। देखिए और चीजों की बात करते हैं हम। अच्छा देखो, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं, इस तरह से आपके पास एक हाफ रिंग है, इस तरह से आपके पास क्या है, एक हाफ रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है, r है, जिसकी रेडियस है r,
और जिसकी पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा कूलम पर मीटर, है ना। चाहे आपकी रिंग हो गई या आपकी रॉड हो गई, सबके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं, है ना। तो अपनी जो रिंग है इसके लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा है ना। अच्छा, और रिंग के सेंटर पे मैंने एक क्यू चार्ज रखा है, रिंग के सेंटर पे मैंने एक क्यू चार्ज रखा है। चलिए बहुत बढ़िया, रिंग के सेंटर पे हमने एक क्यू चार्ज रखा है। हमसे सवाल पूछा, फाइंड force exerted by ring on the charge plus q placed at center. Find force exerted by ring on charge plus q placed at the center. ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कैसे करें हम इस सवाल को। समझो बात को, देखो वही चीज आ गई यहाँ पे भी कि एक जो बॉडी है उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, और दूसरा जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। तो डायरेक्टली हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते k q1 q2 by r²। आपको क्या करना होगा, समझो बात को। देखो रिंग है आपके पास, अच्छा रिंग में एलिमेंट लेने का तरीका क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। रिंग में एलिमेंट कैसे लेते हैं अपन, थीटा पे जाके d थीटा विड्थ का एक एलिमेंट अपन कंसिडर कर लेते हैं, ये तरीका होता है रिंग में एलिमेंट लेने का, कि आप थीटा पे जाओ और डी थीटा विड्थ का क्या ले लो, एक एलिमेंट कंसीडर कर लो। अच्छा, इस एलिमेंट पे जो चार्ज होगा, बताओ क्या लिखेंगे चार्ज इस पे, dq। dq की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, बताओ, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा। अच्छा, इसकी जो लेंथ होगी वो बताओ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी आर डी थीटा। ये सबको समझ में आया, एंगल बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, एंगल इंटू रेडियस। तो dq की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ये मैंने किसकी वैल्यू लिख दी, dq की वैल्यू लिख दी। चलो बहुत बढ़िया, dq की वैल्यू मैंने लिख दी। अच्छा, अब आप बात समझो, आप ऐसे समझो कि ये जो चार्ज है आपका, ये dq है, देखो ये dq है ना, और ये आपका क्या रखा हुआ है, q। ये वाला एंगल क्या है, थीटा। ऐसे सोचो आप इसको, एक dq चार्ज हो गया और एक कौन सा चार्ज हो गया आपके पास, q। अच्छा, इस q और dq के बीच में तो हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हो। तो बताओ ये इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा, कैसे, ऐसे ऐसे रिपल्शन फोर्स लगाएगा df, ऐसे लगाएगा रिपल्शन फोर्स df। अच्छा, ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा। अच्छा, इस df की वैल्यू क्या होगी, df की वैल्यू हम लिखेंगे k q dq अपॉन, क्या लिख दोगे, दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है, r, और dq की वैल्यू है कितनी, dq की वैल्यू लिख देते हैं हम k q, dq की वैल्यू लैम्डा r d थीटा अपॉन r²। तो df की वैल्यू क्या होगी बच्चों आपके पास में, df की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, देखो df की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी k q लैम्डा d थीटा अपॉन, ये df की वैल्यू हो गई। इतना सबको आया समझ में, है ना, बिल्कुल बेसिक सी बात। अच्छा, अब एक बात समझो, अगर आपको इस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, देखो ये df है ना, इस df का इधर कंपोनेंट क्या होगा, df cos थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या होगा, df sin थीटा। df cos थीटा और df sin थीटा, ऐसे कंपोनेंट हो जाएंगे इसके दो, df के दो कंपोनेंट, df cos थीटा एंड df sin थीटा। अच्छा, अब एक बात आप समझो बच्चों, कि जब आप एलिमेंट चेंज करोगे, अभी मैंने एलिमेंट ये लिया है, जब मैं एलिमेंट चेंज करूंगा, मेरे को इंटीग्रेट करना है, अगर मेरा एलिमेंट चेंज होता जाएगा तो ये जो df की डायरेक्शन है वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। डायरेक्टली इंटीग्रेट इसीलिए नहीं कर सकते बिकॉज ऑन चेंजिंग द एलिमेंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज प्लस क्यू इज चेंजिंग, है ना। प्लस क्यू पर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। देखो क्या होता है, जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि एलिमेंट चेंज करने पर कहीं जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही। जैसे फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एलिमेंट चेंज करने पर इस प्लस क्यू पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अगर चेंज हो रही है तो इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें इसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे।
देखो जब भी हम पोटेंशियल को जोड़ते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ते हैं तब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो कैसी क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ेंगे या मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि एलिमेंट चेंज करने पर कहीं हमारी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर एलिमेंट मैं यहां लूं तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ और होगी, एलिमेंट यहां लूं तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन कुछ अलग होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे और कंपोनेंट्स करके आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहां मैं क्या कह सकता हूं, देखो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा। और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ साइन थीटा। अच्छा बोलो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूं, इंटीग्रेट करूंगा मैं 0 से पाई तक, 0 से पाई तक ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। अब बताओ क्या लिखूं एक्स डायरेक्शन में फोर्स, डीएफ, डीएफ क्या है, डीएफ क्या है, डीएफ है आपका के क्यू लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट आपकी कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। वाई डायरेक्शन में फोर्स डीएफ के क्यू लेमडा साइन थीटा डी थीटा अपॉन लिमिट 0 से पाई। देखो क्या आएगा एफ एक्स, देखो समझो ध्यान से, के क्यू लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट 0 से पाई। वाई डायरेक्शन में फोर्स के क्यू लेमडा अपॉन आर कॉस साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई। अब देखो ध्यान से, अच्छा ये वाली चीज 0 हो जानी है, लिमिट आप लगाओगे साइन पाई माइनस साइन 0, आंसर बच्चों कितना आ जाना है, 0 आ जाना है। वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में के क्यू लेमडा अपॉन आर, ये क्या आएगा, ये आएगा आपका माइनस, आप बाहर ले लो, ये आ जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो मतलब -2। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा 2 के क्यू लेमडा अपॉन 2 के क्यू लेमडा अपॉन। तो नेट फोर्स जो लगेगा इस प्लस क्यू पर, इस प्लस क्यू पर जो नेट फोर्स लगेगा इस रिंग के कारण, वो कैसा लगेगा, ऐसे नीचे की तरफ। वैल्यू कितनी होगी उसकी, एफ वाई के बराबर, है ना, ये नेट फोर्स हो गया इस पे। अच्छा बच्चों आप लॉजिकली सोचोगे ना तो भी एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा। देखो ये कौन सा कंपोनेंट था, डीएफ कॉस थीटा, ये एक्स कंपोनेंट था फोर्स का। अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे ना तो एक्स डायरेक्शन में इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स 0 ही होना चाहिए था। क्यों, देखो जैसे मैंने एक एलिमेंट यहां लिया है तो उसका डीएफ ऐसा आया, तो उसके आपने एक कंपोनेंट ये और एक ये कर दिया। सोचो ऐसा ही एक एलिमेंट थीटा एंगल पे मैं इधर लेता तो डीएफ ऐसे आता, तो उसका एक कंपोनेंट इधर होता एक नीचे होता, तो नीचे वाले कंपोनेंट्स तो जुड़ जाते ना, वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स क्या हो जाते, जुड़ जाते। एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स तो कैंसिल आउट ही होते ना, तो नेट एक्स डायरेक्शन में तो 0 ही बनना था। तो अगर आपने जब इंटीग्रेट किया तो भी तो आंसर कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो जो चीज हमें लॉजिकली समझ में आ रही है वही चीज हमें मैथमेटिकली भी समझ में आनी चाहिए, कि जो चीज हमें लग रही है कि ऐसे 0 होगा तो वो चीज आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो ऐसे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप इंटीग्रेट करोगे वेक्टर क्वांटिटी को तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं एलिमेंट को चेंज करने पर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आपको फोर्स के कंपोनेंट्स करके जोड़ना पड़ेगा। याद करो पिछला वाला सवाल जो रॉड वाला सवाल था उसमें एलिमेंट चेंज करने पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज नहीं हो रही थी, जिस कारण से आपने डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया था, वहां पे हमें फोर्स के कंपोनेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहां पे हमें फोर्स के कंपोनेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली ये डिफरेंस है ना। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि जब वेक्टर क्वांटिटी को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको कंपोनेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बच्चों देखो और कुछ सवाल हम करते हैं, और बढ़िया बढ़िया सवाल मैं आपको कराता हूं, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा कुलाम्स लॉ में। बस लेक्चर्स आप ध्यान से देखिए, पूरे देखिए प्रॉपर्ली, जो मैंने पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसको रिवाइज कीजिए, है ना, दिक्कत आपको कहीं नहीं आएगी।
देखो और सवाल मैं करवाता हूं आपको शानदार। देखो जैसे मान लो आपको इस तरह का एक सिस्टम दे रखा है, देखो ऐसे दो थ्रेड्स दे रखे हैं जिनकी लेंथ क्या है, एल है। दो थ्रेड्स की लेंथ क्या है, एल है। ये पार्टिकल मास एम चार्ज क्यूब, मास एम चार्ज क्यूब, है ना। और ये सिस्टम अपना ऐसे इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम अपना कैसे है, इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम में अपनी जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। इक्विलिब्रियम में बच्चों अपनी जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। चलिए बहुत मजा आया, समझो बात को। अच्छा तो मास एम चार्ज क्यू। अच्छा पहले आप ये सोचो कि ऐसे इक्विलिब्रियम में कैसे है सिस्टम। सिस्टम जो है वो इस तरह से इक्विलिब्रियम में है, तो कौन कौन से फोर्सेस हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दिया ताकि ये जो सिस्टम है वो हमारा इक्विलिब्रियम में रह पा रहा है। देखो एक बात आप समझो, जैसे इसके इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है बताओ, mg, हमारा बेसिक फोर्स नीचे कितना लग रहा है, mg। अच्छा एक बात समझो आप, ये वाला जो चार्ज है वो इस पर ऐसे रिपल्शन फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा साहब। अच्छा और स्ट्रिंग के अंदर यहां क्या लगेगी, टेंशन लगेगी। स्ट्रिंग के अंदर क्या लगेगी, टेंशन लगेगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में इसलिए है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थीटा है, तो टेंशन का एक कंपोनेंट होगा ऊपर, क्या होगा बताओ, टी कॉस थीटा। इधर कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा ने किसे बैलेंस कर दिया होगा, एफ को बैलेंस कर दिया होगा। और टी कॉस थीटा ने किसे बैलेंस कर दिया होगा, एमजी को बैलेंस कर दिया होगा, जिससे ये बॉल जो है आपकी वो किसमें आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई, है ना। तो पहली लॉजिकली चीज समझ में आनी चाहिए कि ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, टी, एफ और एमजी। इन तीनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तीनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। अच्छा अब इस f की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। अच्छा पहले बताओ ये l है तो ये l cos थीटा होगा, तो ये दूरी l sin थीटा होगी, वैसे ये वाली दूरी भी l sin थीटा हो जाएगी। तो फोर्स f की बच्चों में वैल्यू क्या लिखूंगा, k, ये देखो इस पे भी q इस पे भी q, kq स्क्वायर अपॉन 2l sin थीटा का होल स्क्वायर, kq स्क्वायर अपॉन 2l sin थीटा का होल स्क्वायर। बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। अब देखो तो इसको मैं क्या लिख दूं, देखो 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 f की वैल्यू kq स्क्वायर अपॉन 2l sin थीटा का होल स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस हमारी बनेंगी, एक बनेगी t cos थीटा बराबर mg, दूसरी बनेगी बच्चों t sin थीटा बराबर kq स्क्वायर अपॉन 2l sin थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा बुद्धि हमको नहीं लगानी, बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब आप एक बात समझो, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं आपसे, हम कितनी इक्वेशन बना सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ दो इक्वेशन बना सकते हैं, ये दो इक्वेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। अच्छा इन इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल देखो आप कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स पॉसिबल है यहाँ पे, एक है t, दूसरा है थीटा, तीसरा है q, चौथा है l और पांचवा है m। 5 वेरिएबल्स इस इक्वेशन के अंदर हो सकते हैं। देखो t वेरिएबल हो सकता है, थीटा, q, l, m, 5 वेरिएबल्स हो सकते हैं ऐसे। अब इनमें सवाल बच्चों आपसे कैसे पूछते हैं, देखो कोई भी 3 वेरिएबल्स आपको दे देंगे। कितने वेरिएबल्स हैं समझो, 5 वेरिएबल्स हैं, 5 में से 3 वेरिएबल्स आपको दे देंगे और बाकी 2 वेरिएबल्स आपसे पूछ लेंगे। मान लो मैं आपको थीटा दे दूं, q दे दूं, l दे दूं, तो ये दो इक्वेशंस तो आप बना लोगे। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गई, दो अननोन हो गए, तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम दो अननोन की वैल्यू निकाल लेंगे। या मैं आपको t दे दूं, थीटा दे दूं, m दे दूं, q और l पूछ लो। तो करने का तरीका बच्चों यही है, आपको इसका बेसिक समझ में आना चाहिए कि कैसे हम ये इक्वेशन लेके आए, कैसे हमसे वो सवाल पूछ सकता है। सवाल हमसे कैसे पूछेगा, कोई भी 3 वेरिएबल्स बच्चों हमें दे देगा, बाकी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू हमसे निकला लेगा। ये 3 दे देगा, कभी ये 3 दे देगा, कभी 1 2 ये दे देगा, इन दो की वैल्यू पूछ लेगा। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए,
इक्वेशंस कैसे बन रही है वो समझ में आनी चाहिए, और बाकी हम सवाल को कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है।